आज के लेक्चर का टॉपिक है सामंतवाद का विकास। सामंतवाद जीवन का वह मार्ग था जो शालमन के बाद के काल की विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाया गया। मूलतः यह भूमि की पट्टेदारी पर आधारित एक सरकार का स्वरूप तथा एक आर्थिक पद्धति दोनों ही था, परंतु जबकि स्वयं सामंतवाद में एक विशिष्ट प्रकार की समानता का विकास हुआ। सामंती प्रथा एक स्थान से दूसरे स्थान और भिन्न भिन्न समय में अलग अलग स्वरूप धारण करती रही। सामंतवाद का विकास भिन्न भिन्न कालों की आवश्यकताओं के अनुकूल संशोधित रोमन, जर्मन और शायद सेल्टिक प्रथाओं में हुआ। इस समूचे विकास क्रम में दो प्रकार के संबंधों का विशेष महत्व बना रहा। प्रथम था मनुष्य और मनुष्य के मध्य व्यक्तिगत संबंध और द्वितीय भूमि की पट्टेदारी अथवा भूमि का स्वामित्व। सैनिक सेवा पर आधारित मनुष्यों के मध्य सम्मानजनक संबंधों वाली वासलेज नामक संस्था प्रथम प्रकार के संबंध को उजागर करती है। यद्यपि वासलेज का जन्म विवादाग्रस्त है, परंतु सामान्यतः ऐसा माना भी जाता है कि सालमन के उत्तराधिकारियों के काल में वासल यानी कि अनुचर का अभिप्राय अपने से ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत लड़ने वाले व्यवसायी व्यक्ति से था। इस बीच बिशप और काउंट जैसे अन्य बहुत से प्रभावशाली लोग, जिनके अधिकार में बड़े बड़े भूमिखंड थे, फीडलस अथवा होमिनेस के रूप में राजा के साथ संबंधित हो गए। बाद में शालमन के उत्तराधिकारियों ने यह अनुभव किया कि मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए एक सुसंगठित अश्वारोही सेना का आवश्यकता है, अतः वासल को घोड़ा रखने और सैनिक सेवा देने के बदले में भूमि का विशेष अनुदान दिया गया। इस प्रकार अनुदान बेनिफिस कहलाता था और अनुदान में दी गई भूमि से वासल अपना घोड़े का खर्चा सरलता से पूरा कर सकता था। बाद में सभी भूमिपतियों और प्रभावशाली लोगों से भी सैनिक सहयोग की अपेक्षा की जाने लगी और समय समय पर ये परंपराएं कानून का रूप ले बैठी। तब इनसे संबंधित समारोह पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा। अपने स्वामी का आदमी बनने के लिए वात्सल को स्वामी भक्ति से कुछ कार्य संपादित करने पड़ते थे। चूंकि उनकी स्वामी भक्ति ही मुख्य बात थी, अतः उसे अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ भी लेनी पड़ती थी। सामान्य और धार्मिक दोनों ही प्रकार के भूमिपतियों को अपने अपने भूमि खंडों के अनुपात में सैनिक सेवा प्रदान करनी होती थी, अतः उन लोगों ने अपनी अपनी भूमि के कुछ क्षेत्र बेनिफिस के रूप में प्रदान कर दिए। बाद में बेनिफिस के साथ कुछ अन्य तत्वों का भी समावेश हो गया और बेनिफिस भूमि का पट्टेदार सामान्यतः इस भूमि पर आबाद किसानों पर अपना पूर्ण अधिकार रखता। यह एक अनिवार्य आवश्यकता थी। चूंकि भूमि को सैनिक सेवा के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था जुटानी पड़ती थी, इसके अलावा छूट पद्धति के द्वारा बेनिफिस के पट्टेदार को केंद्रीय सरकार के स्थानीय प्रतिनिधि के अधिकार से छूट दे दी जाती थी। इस प्रकार बेनिफिस भूमि का पट्टेदार अपने स्वयं के सशस्त्र सैनिक रख सकता था, अपनी स्वयं की अदालतें कायम कर सकता था और अपने करों को वसूल कर सकता था। उसे बेनिफिस का अनुदान देने वाले स्वामी का आदेश मिलने पर अपने सैनिकों के साथ उसकी सेवा में पहुंचना पड़ता था। बेनिफिस पद्धति, जो पहले से ही रोमन प्रथाओं से विकसित हुई थी, मूलतः अथवा हमेशा सैनिक सेवा से संबंधित नहीं रही। काफी वर्षों बाद उसमें एक नया नाम दिया गया, फीफ। फीफ वह भूमि थी जो सैनिक सेवा के बदले में दी जाती थी, परंतु चूंकि उसमें सरकारी अधिकार भी सम्मिलित था, यह एक कार्यालय यानी कि दफ्तर भी था और यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से फीफ जागीर ज्येष्ठ पुत्र को वंशानुगत उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती रही, क्योंकि भूमि का विभाजन तो हो सकता था किंतु कार्यालय या ऑफिस का नहीं। इसलिए ज्येष्ठाधिकार की प्रथा रोमन की न थी और न ही जर्मन की। यह तो 8वीं और 9वीं शताब्दी की व्यावहारिक आवश्यकताओं की उपज थी।
सामंतवाद के विकास के कारण। सामंतवाद के विकास में मुख्यतः दो कारणों का योगदान देखने को मिलता है, एक राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। राजनीतिक कारणों की चर्चा करें तो अपने उत्कर्ष काल में रोम ने लगभग समूचे पश्चिमी यूरोप पर अधिकार कर लिया और एक लंबे समय तक रोमनों ने पश्चिमी यूरोप को शांति एवं सुव्यवस्था प्रदान की। परंतु रोमन साम्राज्य के विघटन काल में पश्चिम यूरोप अराजकता, शांति, अव्यवस्था का शिकार बना। बाह्य आक्रमणों का सिलसिला शुरू हुआ, परिणामतः किसानों पर संकट आ गया। उनकी सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न हो गया और सभी लोग उसे लूटने लगे। ऐसी स्थिति में खेती करना, पैदावार कर पाना संभव न था। रोमन साम्राज्य की अवनति के साथ साथ बड़े बड़े कुलीन सरदार भी अपने अपने गांवों में लौट आए। वे अपने शक्तिशाली दुर्ग अथवा गढ़ में रात्रि के अंधेरे में कुलीन सरदार अपने सैनिक अनुचरों के साथ दुर्गों से निकलकर आसपास के किसानों को लूटते और कभी कभी वो अपने जैसे कुलीनों पर धावा मारकर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास भी करते। कुलीन सरदारों की लूट खसोट से परेशान किसानों की मुसीबतें और अधिक बढ़ गई। ऐसी स्थिति में किसानों ने न किसान सुखी थे न कुलीन सरदार। सरदारों को भी आए दिन दूसरे सरदारों के हमलों की चिंता सताए रखती थी। दोनों ने एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता आन पड़ी थी। ऐसे में किसानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुलीन सरदारों के आश्रय की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके पास अस्त्र शस्त्र व दुर्ग नहीं थे। कुलीन सरदारों को धन के साथ साथ सेना में भर्ती होने वाले लोगों की आवश्यकता थी, ताकि आक्रमण के समय वे अपने दुर्गों की रक्षा कर सके। अतः दोनों ने परस्पर समझौते कर लिए। किसानों ने अपनी जमीनें सरदारों को सौंप दी, जमींदारों सरदारों को सौंप दी और यह तय हुआ कि सरदार लोग उन्हें नहीं लूटेंगे, उनकी फसलों को हानि नहीं पहुंचाएंगे और इसके बदले में किसानों ने अपने खेतों की उपज का एक निश्चित भाग सामंतों को देना और सामंतों के लिए दूसरे काम निःशुल्क करने का वचन दे दिया। और इस पूरी प्रक्रिया के चलते अब किसान है वो खेतों का मालिक नहीं रहा, वह स्वतंत्र किसान नहीं रहा, अब वो अर्धदास की स्थिति में आ गया। किसानों से सामंतों का समझौता हो जाने पर सामंतों को अपनी सुरक्षा की चिंता थी। अपनी सुरक्षा के लिए आसपास के अपने से अधिक शक्तिशाली सरदार का संरक्षण प्राप्त करना चाहते थे। अतः उन्होंने बड़े सामंतों की सेवा करना स्वीकार कर लिया और बड़े सामंतों ने छोटे सामंतों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बदले में छोटे सामंतों ने धन तथा सैनिकों से बड़े सामंतों की सेवा करने का वचन दिया और इस प्रकार एक नूतन राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। सामंती प्रथा के विकास के लिए एक अन्य कारण भी उत्तरदायी है। रोमन प्रशासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का दायित्व स्थानीय कुलीनों अथवा सरदारों पर निर्भर था। जब तक केंद्रीय सरकार सबल रही, स्थानीय कुलीन लोग केंद्रीय निर्देशानुसार कार्य संचालन करते थे। परंतु अवनीति के दिनों में केंद्रीय सरकार का प्रभाव नियंत्रण कम हुआ और स्थानीय कुलीन लोग स्वतंत्र रूप से शासन चलाने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए अपनी शक्तिशाली सामंतों का संरक्षण प्राप्त करने लगे। जर्मन जातियों के आगमन से सामंत प्रथा को और अधिक फलने फूलने का अवसर मिला। जर्मन जाति विभिन्न कबीलों में विभाजित थी और सभी कबीलों का अपना अपना नेता हुआ करता था और इन कबीलों के अधिकार में काफ़ी भूमि हुआ करती थी और प्रत्येक कबीले का एक नेता को भूमि आवंटित होती थी। कबीले के नेता ने अपने अनुयायियों में अपनी भूमि बांट दी और दोनों के मध्य ये समझौता हुआ कि अनुयायी अपने नेता को सैनिक तथा राजनीतिक सेवाएं प्रदान करेंगे और नेता उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे और इस प्रकार कबीले का नेता बहुत बड़ा सामंत बन गया। सामंती प्रथा के विकास में आर्थिक अवस्था विशेषकर कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। रोमन साम्राज्य में दासों की बहुत बड़ी संख्या थी और कृषि के साथ साथ अन्य काम भी दासों से ही करवाए जाते थे, किंतु दासों के साथ अत्यंत क्रूर व अमानवीय व्यवहार किया जाता था।
परिणामतः दासों ने भी लगन व निष्ठा से काम करना बंद कर दिया और राज्य की आय की पैदावार में कमी आ गई। पैदावार को बढ़ाने की समस्या खड़ी हुई। चूंकि इस समय रोमन लोग कृषि संबंधी यांत्रिक आविष्कार या वैज्ञानिक अनुसंधान करने में असमर्थ थे, अतः काम करने वालों की संख्या को अधिक बढ़ाने की बात पर सोचा गया। लेकिन वह इसके स्थान पर दासों को ही कुछ सुविधाएं देकर पैदावार बढ़ाने की बात को स्वीकार करते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से भूमि दे दी गई और उन्हें अपना परिवार बसाने तथा परिवार के साथ जीवन बिताने की सुविधाएं भी दी गई। और इस सुविधाओं के बदले में अपनी भूमि की पैदावार का एक निश्चित हिस्सा किसानों को अपने मालिकों को देना होता था और मालिकों के घरेलू कामों को निःशुल्क करना होता था और इसमें वे इनकार नहीं कर सकते थे। अब भूतपूर्व दास कृषक दास कहलाने लगे और इस व्यवस्था का परिणाम अच्छा निकला और कृषक दास अपनी भूमि पर पहले की तुलना में अधिक मेहनत काम करने लगे और उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने की वजह से एक निश्चित हिस्सा मालिक को देने के पश्चात वे अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सकते थे और भूमिपतियों के लिए अब यह आसान हो गया कि वे आलसी कृषक दासों को अपनी भूमि से बेदखल कर दें। कृषक दास भूमि से जुड़ गया और इसलिए सामंती प्रथा एक कृषि संबंधी सामाजिक व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आई। आज के लेक्चर का